याद कर ले, उसको कोई भी ऐसा पार्ट हम नहीं छोड़ेंगे कि हम लोगों को याद नहीं है, ताकि 1 घंटा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल लगे कि हाँ एटलीस्ट मैंने एक चैप्टर तो फिनिश किया ही किया है इस क्लास में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं आपका स्केलेटल सिस्टम। तो अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स निकालो, जो भी लाइन इंपॉर्टेंट होगी उसको हम हाईलाइट करते चलेंगे, आज जितना एक्स्ट्रा डेटा होगा वो सब हम लोग साइड बाय साइड लिख लेंगे यहाँ पे। स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपका बोन्स एंड कार्टिलेज आती है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्या आती है यहाँ पे? बोन्स एंड कार्टिलेज। इन दोनों का ही मिलके क्या हेल्प करता है? ये आपकी बॉडी का मूवमेंट कराता है। डिफरेंस हमको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्लियर रहता है। मूवमेंट एक ही जगह पे बैठे बैठे जब बॉडी को मूव कराता है, लोकोमोशन जब हमारी पोजीशन में चेंज आता है, मतलब कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। यस मैम। जैसे कि यस मैम। इमेजिन अगर आप खाना खा रहे विदाउट जो बोन, कि बिना जो बोन के क्या आप खाने को कभी चबा सकते थे? नहीं चबा सकते थे। No, आप ma'am. चल रहे हो, क्या बिना आपकी लिम्ब बोन्स के आप चल सकते थे? आप वॉक कर सकते थे? नहीं कर सकते थे बिल्कुल भी। तो बोन एंड कार्टिलेज किससे बने हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है ये आपके, ठीक है। द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट। मतलब कि जो आपका बोन्स होता है, बोन्स के अंदर क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बोन्स बनी होती है, इस वजह से बोन्स आपकी बहुत हार्ड होती है। और कार्टिलेज किससे बना होता है? कार्टिलेज के अंदर एक सॉल्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। ये स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स होता है। स्लाइटली प्लायबल, प्लायबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, हल्की, मतलब थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन आपकी बोन्स में तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ना, वो तो पूरी वो नॉन प्लायबल होते हैं ना मैम, बोन्स। बोन्स नॉन प्लायबल होता है, कार्टिलेज प्लायबल होता है। ठीक है, तो पहला बोन्स कैल्शियम सॉल्ट से, एंड आपका कार्टिलेज कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट के बना होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 206 बोन्स प्रेजेंट होती है एंड अ फ्यू कार्टिलेज होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक फीटस की, तो फीटस के अंदर कितनी बोन्स होती है? 306। 360, 300 बोन्स होती है, उसमें से बोन्स फ्यूज होके 206 बोन्स बनती है आफ्टर पार्चुरेशन। मतलब जो बेबी आता है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। अब इन बोन्स को याद करने का सिंपल तरीका, इनको इन्होंने क्या किया है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में आपका क्या आ जाता है? आपका स्कल और आपकी बॉडी आ जाती है। इसमें जितनी भी बोन्स आएंगे वो सारी एक्सियल बोन्स होंगे। और अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर से याद रखना अपेंडिक्स, जैसे ना ये साइड साइड में अपेंडेजेस ही तो निकले हुए हैं, 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। यस मैम। ठीक है, तो आपके ये सब क्या है? ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा। और आपका हैंड आपकी बॉडी से किसके थ्रू कनेक्टेड होगा? शोल्डर बोन के थ्रू। ऐसी आपकी लेग्स बॉडी से कनेक्टेड किसके थ्रू होंगी? हिप बोन्स के थ्रू। तो वो भी किसके अंदर आएंगी? आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएंगे। क्लियर? यस मैम। तो अब आपका जो एक्सियल वाला पार्ट होता है, आपका स्कल और आपकी पूरी बॉडी, इसके अंदर होती है टोटल 80 बोन। और जो आपकी अपेंडिकुलर वाला होता है इसके अंदर होती है आपकी 126 बोन्स। तो पहला क्वेश्चन आपको यहीं से याद रखना है, एक्सियल के अंदर आपकी टोटल 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर के अंदर आपकी टोटल 126 बोन्स होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। बट इस डायग्राम से पहले आप लोगों को सारी बोन्स के नाम याद। अच्छा ये बताओ, जो मैंने आप लोगों को बोन्स के नाम याद रखने की ट्रिक बताई थी वो सबको याद है? एक बार फिर से रिकैप कराओ। मैम रिकैप करा दो। चलो देखो, ये रहा, देखो हमारे यहीं से पढ़े थे ना हमने, ये नोट बनाए थे लास्ट में, तो मैं यहीं से बता देती हूँ आप लोगों को। देखो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर टोटल कितनी बोन्स है? 80 बोन्स है। अपेंडिकुलर के अंदर है आपकी टोटल 126। एक्सियल के अंदर आपका स्कल आएगा, स्कल के अंदर आपकी फेशियल बोन और आपकी हेड वाली क्रेनियल बोन्स आएंगी। फेशियल बोन्स टोटल कितनी होती है? 14 होती है और क्रेनियल बोन्स आपकी टोटल 8 होती है। तो टोटल कितना हो गया? 14 और 8 22, 22 22 प्लस 1
एक +1 कौन सी बोन को हम ऐड करते हैं यहाँ पे? हाइयोइड। हाइयोइड को। एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि जो आपकी हाइयोइड बोन है, आपकी जो चिन बोन है, वो भी स्कल के अंदर आती है। फिर उसके बाद आता है आपका वर्टिब्रल। वर्टिब्रल कॉलम मतलब आपकी बैकबोन। बैकबोन के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 26। 26। इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या होता है? CTLSC, 7 12 5 1 1। ये आपकी कौन सी बोन्स हुई? सारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हुई। फिर इसके बाद आपकी स्टर्नम। स्टर्नम सिर्फ एक ऐसी बोन होती है ना, फ्लैट बोन, और उसी से अटैच होती है आपकी रिब्स। रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर। 12 पेयर रिब्स। तो टोटल 24। अब जरा इनको ऐड कर दो। ये कितना था हमारा? 22। 22 + 1 23। 23 + 26 + 1 27 + 24। टोटल कितनी हो जाएगी? निकालो, कुछ भी करो, एड ऑन कर लेना। टोटल आपकी ये 80 बोन्स हो जाएंगी। ये सन कोई डाउट है? नो मैम। चलो, अब इतना हमको याद हुई एक्सियल वाली। अब याद रखने की ट्रिक याद रखनी है। अब ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको याद रखनी है, हम स्टार्टिंग से करेंगे। आपकी पहले हेड वाली बोन्स, हेड वाली बोन्स को मतलब क्रेनियल बोन्स हम बोलते हैं। टोटल काउंट कितना है? 8। उसको याद रखने की ट्रिक, सोफे पर टीवी। सोफे, S फॉर स्फिनोइड बोन, O फॉर ओसिपिटल, F फॉर फ्रंटल, E फॉर एथोइड। सोफा घर में सबके एक एक होता है, एक एक सोफा है, तो इनका काउंट एक एक है। लेकिन सोफे पर एक से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं। तो उसके बाद पर टीवी, T फॉर पर, पेराइटल, T फॉर टीवी, टेम्पोरल। ये इनका काउंट कितना है? 2 2। तो क्वेश्चन कहां से आएगा कि आपकी पेराइटल पेयर्ड बोन होती है या नहीं होती है, टेम्पोरल पेयर्ड होती है या नहीं होती है, ओसिपिटल सिंगल बोन है या पेयर्ड बोन है? इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कर लोगे? सोफा एज ये फ्रंटल। जो एक्सेल वाली बोन्स जब हम प्लस कर रहे हैं तो 74 आ रहा है, तो जो हमारी 6 बोन्स कम आ रही हैं वो शायद फ्यूज्ड वाली आ रही हैं। नहीं नहीं, टोटल 80 आएंगी। मैम मैंने करा 74 आ रहा है। रुको, 80 आएंगे बेटा टोटल। हमने मैम कुछ जहाँ पे आपने स्कल वाला लिखा हुआ है वहां पे स्कल में 23 बोन है, आपने वहां पे 29 कैसे लिखा है? 1 मिनट में चेक करती हूँ। हमारे पास हो गई फेशियल 14 बोन्स, ठीक है। 8 हो गई हमारे पास क्रेनियल बोन्स। एंड वर्टिब्रल कॉलम में कितनी है आपकी? 7 + 12 + 5 + 1 + 1, ठीक है। ये सारी वर्टिब्रल आ गई। एक आपके स्टर्नम आ गई। और रिब्स कितनी है आपकी? 24। एंड एक 24। हाइयोइड बोन। हाँ, हमारी 74 आ रहा है, बाकी हमने कहाँ मिस किया? मैम ऊपर आपने 29 प्लस 28 प्लस 28 + 1 लिखा है हमने, उसको 29 किया हुआ है। अरे वो वाली बोन्स रह गई ना, ईयर। स्कल में ईयर भी तो आएगा। यस मैम। 6 बोन्स ऐड करो उसमें, +6, 80 हो गया क्या? देखो, हो गया अलीशा 80? ईयर मैम हमारा स्कल में ही आता है ना? हाँ, ईयर्स भी आपका स्कल में, मतलब लेकिन मैम उसको स्कल में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ है, अलग से लिखा मैम एक हुआ क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि जो 3 हमारी मेलियस इनका स्टेप्स है उसका आउटसाइड टू इनसाइड ऑर्डर बता दो एक बार। है। देखो, सेम और याद रखना, MIS, मिस से याद रखना। M फॉर मेलस, I फॉर इंसस, S फॉर स्टेप। तो सबसे अंदर की साइड आपकी स्टेप होती है। I फॉर इंसस जो कि आपके इंटरनल ईयर से कनेक्टेड होती है। M फॉर आपकी मेल्स जो कि आपकी टिम्पैनम से कनेक्टेड होता है। सबसे इनर साइड आपकी स्टेप होती है, मेलस इंसस स्टेप, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो, तो क्रेनियल बोन्स याद हो गई। सोफे पर टीवी, सोफा सबके घर में एक एक होता है, उसके ऊपर 2 लोग बैठ सकते हैं। तो पेराइटल टेम्पोरल हमारी 2 बोन्स हो गई। ये हमारे पास हो गई। टोटल कितनी बोन्स हो गई? 2 2 4 5 6 7 8 बोन्स हमको याद हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सी आएंगी? 14 हमको फेशियल बोन्स याद रखनी है। तो फेशियल बोन याद रखने की ट्रिक क्या है? सोफे पर टीवी मत देखो। हमने ऐसी ट्रिक बनाई थी, नहीं पापा तुमको मारेंगे जिसके लिए मैं डरता हूं वेरी मच। नहीं, नहीं से कुछ नहीं है, पापा, पापा से पैलेटीन। तुमको टर्बिनेटेड मारेंगे, मैक्सिला जिसके लिए जाइगोमेटिक, जिसके लिए, जिसके मतलब जाइगोमेटिक, लिए लेक्रिमल, मैं मैंडिबल। अब यहाँ पे देखो 2 है, मैक्सिला और मैंडिबल। मारेंगे मैक्सिला, मैं MAN से याद रखना है, मैं मैंडिबल ऐसे। वेरी फॉर वूमर। लिख के दिखाऊं फिर से एक बार सारी?
मैम वो 28 प्लस 1 नहीं समझ आया। अभी बताऊंगी वो 28+1 वाला। ये वाली पे ध्यान रखो अभी। ये सारी हमारी फेशियल बोन्स है। अब इनका काउंट याद रखना है। तो हम लोगों ने एंड में कहाँ पे छोड़ा था? पेराइटल टेम्पोरल पे 2 काउंट था। तो नहीं पापा, तो यहाँ पे भी आपकी सारी 2 बोन्स है। अब मैं तो एक सिंगुलर टर्म है, नहीं है मैं, तो वहां से आपकी एक बोन स्टार्ट हो जाएगी। मैं और मैम दोनों एक एक है। मैंडिबल भी एक है, वूमर भी एक है, और बाकी सब पेयर्ड फॉर्म में पाई जाएंगी आपकी। क्लियर? यस मैम। 14 ये याद हो गई, 8 मैम क्रेनियल्स वाली याद हो गई। ये सनम मैम टर्मिनेटेड बोन कहाँ होती है? बेटा टर्मिनेटेड बोन ये देखो, एनसीईआरटी ने आपका ये डायग्राम में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसको ना एक और टर्म बोलते हैं, इसको इंटरनल कॉन्की भी इसका नाम होता है। ये आपकी जो यहाँ पे लेक्रिमल बोन्स के नीचे वाली बोन है ना, ये वाली जाइगोमेटिक होता है आपके जो चन वाली बोन है ना, इधर दोनों साइड अगर आप देख रहे हो, यस यहाँ पे टच करके देखना, तो ये आपकी जाइगोमेटिक है। तो जाइगोमेटिक की जस्ट पीछे की साइड आपकी टर्मिनेटेड बोन होती है। इसके मैम जस्ट स्लाइड दिखा दो जहाँ से आप लिखवा रहे थे। क्या दिखाना है? मैम स्लाइड जहाँ से आप करवा रहे थे 2 मिनट। वो दिखा रहे हो ये। और फिर लेक्रिमल से वही आपको लाइजोजाइम से याद रखना, आंसू टाइप से। तो ये आपकी वो वाली बोन्स है। लेकिन जितना लेबलिंग एनसीईआरटी ने दिया वो सारी लेबलिंग्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ? सोफे पर टीवी मत देखो, नहीं पापा तुमको मारेंगे, जिसके लिए मैं डरता हूँ वेरी मच। मैं सिंगुलर है तो वहां से एक एक बोन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी स्कल बोन हो गई। अब स्कल में हमारे दोनों कान भी तो आता है ना, यस मैम। तो कान की क्या ट्रिक है? नहीं पापा तुमको मारेंगे, तो उसने अब यहीं पे ऐड कर लिया था। देखो हमने सोफे पर टीवी मत देखो, मिस होता है ना, नाम से पहले किसी के आगे मिस लगा देते, तो मिस, मेलस इंसस स्टेप, मेलस इंसस स्टेप। यस मैम। ये आपकी ईयर ऑसिकल्स है, 2 कान है, तो इसका मतलब टोटल कितनी बोन्स हो गई? 6। इसीलिए ऊपर वो मैंने वहां पे 28 लिखा हुआ है, क्योंकि उसी के अंदर मैंने आपकी ईयर बोन्स भी ऐड की हुई है। ओके मैम। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक। फिर उसके बाद आती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, आपकी बैकबोन के अंदर कौन सी है, तो उसकी याद रखना है CTLSC, CTLSC। तो ये आपकी S और C है ना, S फॉर सेक्रल, ये 5 बोन्स के फ्यूज होने से बना है। ठीक है, और C कॉक्सिक, ये 4 बोन्स के फ्यूज है, जिसको टेल बोन भी हम बोलते हैं, टेल बोन। और जो आपकी लंबर होती है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इसको बोला जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्यूपाई करके रखती है। कौन सी? लंबर, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। क्लियर? अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी? CTLSC वैसे तो हमको डायरेक्ट भी याद रहता है, लेकिन ट्रिक से याद रखते हैं। चंदन टिया की लव स्टोरी, 7 12 5 1 1। फिर आता है आपका ये जो चंदन है, चंदन फॉर सर्वाइकल। इस सर्वाइकल की फर्स्ट बोन को हम बोलते हैं एटलस, सेकेंड बोन को हम बोलते हैं एक्सेस। फर्स्ट बोन इज योर एटलस, सेकेंड इज योर एक्सेस। अब ये जो आपकी एटलस है, ये किससे अटैच्ड है? आपके स्कल से अटैच्ड है, और स्कल से अटैच्ड है विद 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस। 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस के थ्रू ऐसे अटैच होती है ये, और इस सरफेस को हम बोलते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस को, डाइकोंडाइलिक स्कल, डाइकोंडाइलिक स्कल। ये याद हुआ? यस मैम। डाइकोंडाइलिक स्कल। और फिर आपकी आती है एटलस और एक्सिस। अब ये जो एटलस और एक्सिस है ना, इस एटलस और एक्सिस के बीच में भी एक जॉइंट पाया जाता है। उस जॉइंट का नाम किसी को पता है क्या होता है? पाइवट जॉइंट। कौन सा जॉइंट? पाइवोट जॉइंट। और आपकी स्कल और फर्स्ट एटलस के बीच में भी एक जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट। तो नी के बीच नहीं, बॉल एंड शॉकिन जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट जिसे बोलते हैं। तो क्या आप अपनी गर्दन को चारों तरफ रोटेट करा सकते हो? मैम आपने अभी पूछा था कि एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा होता है? एटलस और एक्सिस के बीच में मैंने बोला डाइकोंडाइलिक स्कल इसको बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक, क्योंकि इनके बीच में जो जॉइंट है ना, उसका नाम कॉन्डिलॉइड जॉइंट है।
कॉन्डिलॉइड, ये नाम देखो नाजिया ने बता दिया। अब ये जॉइंट क्या कराता है ना, देखो ध्यान से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट को। ये जॉइंट आपकी नेक का सिर्फ 2 डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल करा सकता है, या तो डाउन साइड या फिर अप साइड, डाउन या अप। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से फिक्स है। किसके अंदर? दो, जैसे लेट्स सपोज ये मेरे हैंड्स में ये 2 जॉइंट्स है, तो मैंने इस पेन को यहाँ पे फिक्स करा दिया, तो ये पेन या तो ऐसे मूव कर पाएगा या ऐसे, इधर नहीं मूव कर पाएगा ना, क्योंकि इधर ये बीच में फंसा हुआ है यहाँ पे, या तो आगे या पीछे। अब आप सोच रहे हो मैम हमारी नेक तो चारों तरफ रोटेट करती है, वो कैसे? लेफ्ट राइट भी जाती है ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी जब आप नेक को लेफ्ट राइट दोनों साइड मूव कराते हो ना, तो वो आपका एटलस और स्कल के बीच वाला जॉइंट की वजह से नहीं, आपके एटलस और एक्सिस के बीच में एक जॉइंट होता है जो उसको पूरा 360 डिग्री रोटेशन कराता है। वो कौन सा जॉइंट होता है? पाइवोट जॉइंट। विच जॉइंट? पाइवोट जॉइंट। याद रहेगा, डाइकोंडाइलिक स्कल और आपका पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में है, इसीलिए आपके स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल बोला जाता है। बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। अब जरा एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं हम लोग। यहां तक हमने कर लिया था, आपका स्कल 2 सेट ऑफ बोन से मिलके बना होता है। उसकी ट्रिक है सोफे पर टीवी। सोफे स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन आपकी ये रही इधर साइड में। O4 ऑसिपिटल बोन, ये आपका ऑसिपिटल। F4 आपकी फ्रंटल, बिल्कुल फ्रंट में है। ये वो ना, वो लोब्स भी है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। लोब्स पढ़ते हैं हम ब्रेन के अंदर, उन्हीं से इनका नाम है, मतलब बोन से ही उन लोब्स को बोला जाता है। फिर E4 आपकी एथमोइड बोन, E4 एथमोइड, E4 पेराइटल, T4 टेम्पोरल, और ये आपका ऑसिपिटल कंडाइल, और ये डाई ऑसिपिटल कंडाइल। और ये डाई ऑसिपिटल कंडाइल ना सिर्फ और सिर्फ एम्फीबिया एंड मैमल्स के अंदर पाया जाता है। बाकी और जितने भी फाइलम्स है, मतलब जितनी भी क्लासेस फाइलम्स है, हर किसी के अंदर मोनोकोंडाइलिक स्कल पाया जाता है। सिर्फ एम्फीबिया मैमल्स के अंदर ही डाइकोंडाइलिक स्कल मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, इनके सबकी ये जो लेबलिंग्स है ना, बहुत अच्छे से देख के जाना। ये आपकी आईज के अंदर की साइड जो खाली स्पेस है वो आपका एथमोइड, जहां से आपके आंसू निकलता है, वहां से याद रखना लेक्रिमल। ये आपकी नोज वाली तो याद रहेगी नेजल, और ये आपकी जो चिन वाली होती है इसको जाइगोमेटिक बोलते हैं। ऊपर आपका मैक्सिला बोन, नीचे आपकी मैंडिबल, एंड ये आपकी हाइयोइड बोन जो कि कैसी होती है? यू शेप बोन जो है आपकी, ये हाइयोइड है। इसको भी एनसीईआरटी ने स्कल के अंदर काउंट किया है। तो बोलता है कि आपकी फेशियल, क्रेनियल और फेशियल दोनों का काउंट कितना है? 22। क्रेनियल 8 है, और ये क्या करती है? एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती है आपका ब्रेन बॉक्स, या फिर क्रेनियम बॉक्स भी हम जिसको बोलते हैं। और आपकी जो क्रेनियल बोन्स है वो कभी भी मूव नहीं करती है ना मैम? नहीं करती। तो इन बोन्स के बीच में कौन सा जॉइंट मिलेगा जो इमूवेबल वाला? फाइब्रस जॉइंट। एग्री कर रहे हो? सबके सब फाइब्रस जॉइंट मिलेगा। तो याद रखना, इन सब क्रेनियल बोन्स के बीच में कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट है, जो कि 100% इमूवेबल है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कराता है। और ये किसमें है? आपकी सचर्स में। सचर्स का मतलब होता है 2 बॉन्स के बीच में जो गैप होता है ना, उसको सचर्स बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है। फेशियल बॉन्स कितनी है आपकी? 14 है, विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल का फ्रंट पार्ट बनाते हैं। एंड फिर आप ये बोलते हैं कि जो आपकी यू शेप बोन है वो आपकी बक्कल कैविटी के बेस में, लोकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम बोलते हैं आपकी हाइयोइड बोन। वो उसको भी स्कल के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। तो स्कल के अंदर अगर आप क्वेश्चन आ जाता है तो आप कितनी बोन्स लिख के आओगे? अगर ऑप्शन में 22, 23, 24 ऐसे लिखा आता है, 23 आप मार्क करके आओगे। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको 22 मार्क करके आ जाते हैं, या फिर ईयर्स को भी इसी में काउंट कर लेते हैं वो। ठीक है, ये नहीं गलती करनी है। 22 तो दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि यू शेप बोन को भी उन्होंने स्कल में काउंट किया, तो स्कल की टोटल 23 बोन्स हो गई। फिर उसके बाद आपके दोनों ईयर्स आ गए। ईयर्स में मिस से याद रखना है, कलेक्टिवली इनको ईयर साइकिल्स बोलते हैं। एंड आपका जो स्कल है,
आर्टिकुलेट करता है आपके सुपीरियर रीजन से। कहाँ पे सुपीरियर रीजन? वर्टिब्रल कॉलम के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, with the two articulating surface which is known as dicondylic skull। तो आपका ये स्कल है और स्कल के बीच में ये आपका फर्स्ट वर्टिब्रा इज योर एटलस, सेकंड इज योर एक्सिस। एटलस एक्सिस के बीच में है आपका पाइवोट जॉइंट जो कि आपका पूरा रोटेशन कराता है आपके स्कल को, और यहाँ पे है कॉन्डिलाइट जॉइंट। डन यहाँ तक? यस मैम। फिर आती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को CTLSCC। सर्वाइकल कितनी है? 7। थोरेसिक कितनी है? 12। अब याद रखना ये जो थोरेसिक वाली है ना 12, इन्हीं थोरेसिक वाली वर्टिब्रल कॉलम से, थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या स्टार्ट होती है? आपकी रिब्स आर्टिकुलेट होती है इन्हीं से। इन्हीं से आपकी रिब्स आर्टिकुलेट होती है, जिसको हम एक टर्म पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बाइसेफेलिक। गरम के क्या बोलता है? किसी ने मुझसे क्वेश्चन में बाइसेफेलिक बोलते हैं। बाइसेफेलिक बोलता है इन्हीं थोरेसिक से, क्योंकि थोरेसिक वाली कितनी है? 12 है, और इन्हीं 12 से दोनों साइड से निकल रही है कितनी? 24 रिब्स अटैच है। किधर? बैक साइड में, डॉर्सली अटैच है। क्लियर यहाँ तक? फिर थोरेसिक के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी आ गई? लंबर वर्टिब्रा। और अब याद रखना है आपका एटलस और एक्सिस को छोड़ के, इसके बाद जितनी भी वर्टिब्रा है उन सब वर्टिब्रा के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्योंकि आपकी बैकबोन मूव नहीं करती है ना बैकबोन की, कि एक बोन इधर जा रही है, एक बोन इधर जा रही है, कोई मूवमेंट नहीं है ना इसके अंदर। नो मैम। तो इस जॉइंट को हम कैसा रिपीट जॉइंट? करना। देखो आपकी एटलस और एक्सिस के बीच में तो पाइवोट जॉइंट है। फर्स्ट सर्वाइकल, सेकंड सर्वाइकल, थर्ड सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक तक उनके उन दो वर्टिब्रा के बीच में भी तो कोई जॉइंट होगा ना? होगा या नहीं होगा? उस जॉइंट को बोलता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और ये कैसा जॉइंट होता है? ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मूव नहीं करता है ना, सेमी मूवेबल होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। यस मैम। मैम जैसे ईयर में, ईयर मान सकते हो। मैम इनके बीच में फ्लूइड भी तो प्रेजेंट होता है ना? वो साइनोवियल में होता है। वो साइनोवियल में होता है। ओके। आज समझ में? एटलस एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट, स्कल और एटलस के बीच में कॉन्डिलर जॉइंट, और बाकी जितनी वर्टिब्रा है उन सब के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क व्हिच इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। डन यहाँ तक? यस मैम। चलो, तो 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्रा है हमारी। एंड फिर ये वर्टिब्रा जो होती है आपकी एक्सटेंड फ्रॉम स्कल के बेस से स्टार्ट होता है, और ये आपका क्या बनाता है? मेन फ्रेमवर्क बनाता है पूरे ट्रंक का। हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक होलो पोर्शन होता है। ये जितनी भी वर्टिब्रा है सब खोखली है बीच में से, क्योंकि इनके बीच में से क्या निकल के जा रही है? आपकी न्यूरल कैनाल, आपकी स्पाइनल कोड पास हो रही है। फर्स्ट वर्टिब्रा को हम बोलते हैं एटलस, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कल के अंदर जो ओसिपिटल कंडाइल है वहां से स्टार्ट होता है। वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड किया हुआ है, ये सब आपको पता ही है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ये याद रखना है कि जो आपकी सर्वाइकल है, सर्वाइकल वाली वर्टिब्रा है, वो 7 सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर पाई जाती है, और बाकी जो है उनके अंदर वो वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक और नया क्वेश्चन, डाइकोंडाइलिक स्कल सिर्फ एम्फीबिया और मैमल्स में, और सब मैमल्स के अंदर ही सिर्फ सर्वाइकल 7 पाई जाती है, बाकी सब में वेरी करता है। वर्टिब्रल कॉलम आपके स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके हेड को सपोर्ट कर रहा है, एज वेल एज आपके रिब्स के लिए एक अटैचमेंट पॉइंट बना हुआ है। यस मैम। बना हुआ है ना। आपकी रिब्स पीछे की साइड डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, और वेंट्रली आगे किससे कनेक्टेड है? स्टर्नम। स्टर्नम से कनेक्टेड। स्टर्नम कैसी बोन है? फ्लैट बोन,
बोन है। वेंट्रल आगे की साइड प्रेजेंट है, मिड लाइन ऑफ थोरेक्स आपके थोरेक्स के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है। फ्लैट बोन है, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स में प्रेजेंट होती है। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है। रिब्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रू रिब्स। 2 रिब्स। 2 रिब्स जो है आपकी ये 7 होती है, मतलब 1 से लेके 7 तक। फिर आपकी फॉल्स रिब्स, फॉल्स कौन सी होते हैं? 8 9 10। फिर आपकी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग 11 और 11 और 12 जो आपकी ट्रू रिब्स है। व्हाई वी आर कॉलिंग देम ट्रू? क्योंकि वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड है। लेकिन जो आपकी फोल्स वाले रिब्स है, फोल्स वाले रिब्स में एक प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी तीनों की तीनों 7th से कनेक्टेड है। मतलब पीछे तो कनेक्ट है वर्टिब्रल कॉलम से, पीछे, क्योंकि पीछे कितने हैं? 12 के 12 वर्टिब्रा है हमारे पास, जिससे एक बोन कनेक्ट हो सकती है, एक रिब्स कनेक्ट हो सकती है। लेकिन आगे की साइड स्टर्नम में इतने पॉइंट नहीं है कि ये कनेक्ट हो जाए। स्टर्नम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट ऑफ कनेक्शन पाया जाता है। उन 7 से पहली 7 के साथ कनेक्ट हो गई, तो ये जो 8 9 10 है ये 7th से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। किसकी हेल्प से? हाइलिन कार्टिलेज की। और ये फ्लोटिंग वाली जो होती है ये 7 से 8 9 से किसी से कनेक्टेड नहीं होती है, सिर्फ पीछे कनेक्टेड होती है, मतलब डॉर्सली कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है किसी से भी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम फ्लोटिंग रिब, जो कि आपकी किडनी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। मैम कौन सी रिब? फ्लोटिंग रिब्स। ओके मैम। ठीक है, जो हमारी ट्रू रिब्स है ना, इन ट्रू रिब्स का एक नाम दिया गया है। क्या नाम है? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल। वो फॉल्स है, फॉल्स वाली है। ट्रू रिब्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रो वर्टिब्रोस्टर्नम। वर्टिब्रोस्टर्नम। वर्टिब्रो, क्योंकि Sternum. बैक साइड वर्टिब्रा से कनेक्टेड है और आगे स्टर्नल से। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। लेकिन फॉल्स वाली पीछे तो कनेक्टेड है वर्टिब्रा से, वर्टिब्रा, और आगे कार्टिलेज से कनेक्टेड है, तो इसलिए इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ट्रियल रिब्स। याद रखना है। और फ्लोटिंग वाली तो सिर्फ वर्टिब्रा से कनेक्टेड है, इसलिए उनका ऐसा कोई नाम दिया नहीं। वर्टिब्रल रिब्स। क्लियर है सबको? अब देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन, डॉर्सली कनेक्ट है वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से। इनके अंदर डॉर्सल साइड में 2 आर्टिकुलेशन सरफेस पाए जाते हैं, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। दैट्स व्हाई वी कॉल देम बाइसेफेलिक। पहली 7 ट्रू रिब्स है क्योंकि वो डॉर्सली अटैच है थोरेसिक वर्टिब्रा से और वेंट्रली स्टर्नम से। विद द हेल्प ऑफ स्टर्नम से ये कनेक्ट किसकी हेल्प से है? हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड है। और 8 9 10 ये डू नॉट आर्टिलेज, स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, 7th वाली से कनेक्ट है। किसकी हेल्प से? हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। और आपकी जो लास्ट 2 रिब्स है, फॉल्स वाली को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल और लास्ट 2 रिब्स आपकी वेंट्रली कनेक्टेड किसी भी चीज से नहीं है, डॉर्सली कनेक्टेड है, सिर्फ फ्लोटिंग रिब्स। और थोरेसिक वर्टिब्रा आपका, आपकी रिब्स और आपका स्टर्नम, ये सारी चीजें मिलके आपका एक रिब केज बनाती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे रिब केज के अंदर टोटल कितनी बोन्स इन्वॉल्व है, तो क्या आंसर दोगे? मैम 24। देखो थोरेसिक वर्टिब्रा 12, रिब्स कितनी है? 24। 24। और एक आपकी स्टर्नम कितनी हो गई? 25। नहीं 6 7 37। 37 हो गई ना? तो यस करते ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। मैम। चलो, तो यहाँ तक इसमें वर्टिब्रल कॉलम को इन्वॉल्व नहीं करते? पूरी वर्टिब्रल कॉलम को थोड़े ना करेंगे, सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा को करेंगे ना। 12 है थोरेसिक वर्टिब्रा, उनको कर लिया हमने काउंट। ओके मैम। बेटा 24 ये रिब्स है ना? 12 यस मैम। 24 है, 12 पेयर और एक स्टर्नम, तो 37 हो गया रिब केज में बोन्स का इन्वॉल्वमेंट। डन। तो एक्सियल वाला हमें सारी की सारी 80 बॉन्ड्स क्लियर हो गई। सबसे पहले हमारे फेस पे कितनी बॉन्ड्स है? 14, ठीक है। और हेड वाले रीजन में 8 बॉन्ड्स है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? फाइब्रस
जॉइंट से। इसके थ्रू कनेक्टेड है, सचर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमारी बैकबोन आ गई, आपका हेड और बैकबोन की फर्स्ट बोन एटलस, उसके बीच में कॉन्डिलर जॉइंट। फिर उसके बाद सेकंड जो आपकी सर्वाइकल वाली है वो एक्सिस, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में है पाइवोट जॉइंट। फिर उसके बाद 12 थोरेसिक है, थोरेसिक के बिल्कुल आगे की साइड में स्टर्नम है और लेटरल साइड में आपका रिब्स है, तो वो मिलके एक पूरा रिब केज बना रहा है। 37 बोन्स का इन्वॉल्वमेंट। फिर नंबर वाली है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, एंड उसके बाद सेक्रल और कॉक्सिक। कॉक्सिक को ही हम टेल बोन भी मानते हैं। डन यहाँ तक? यस सारी वर्टिब्रा के बीच में, मैम। सारी वर्टिब्रा के बीच में वर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल मैम जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कि एक मैम जो एनाल टेल होता है वो इस कॉकिक से ही बनता है फिर। एनल टेल उसी को ही बोलते हैं, कॉक्सिक से, ओके मैम। जो कि रिड्यूस्ड है। ठीक है, अब आ जाता है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार चार्जिंग ऑन कर लूं। तब तक आप लोग एक काम करो, जितनी ये बोन्स मैंने आपको अभी कराई है ना, इनको एक बार फटाफट से सिर्फ ट्रिक लिख लो अपनी रफ। मैम एक बार स्लाइड कर दो ना, वो क्योंकि हो नहीं पाई स्लाइड पूरी, जो बगल वाली आपने कर रखी थी। अगर वो आपका नहीं हुआ है ना तो मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी। स्कल वाली, ये इसमें ये वाली। इसको लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है? क्योंकि हमें मैम इसको जब तक आप चार्ज पे लगा रहे हो तब तक लिख लेंगे। हो गया? यस मैम। चलो आ जाओ। अब आ जाते हैं हम हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के पास। अब अपेंडिकुलर वाला ना आपको मैं पहले खुद से करा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी दिखाती हूँ। अब अपेंडिकुलर में सबसे पहले आपकी लिम्ब बोन्स आएंगी। तो लिम्ब बोन्स के अंदर हमको पता है हमारे पास टोटल कितने लिम्ब्स हैं? 4 लिम्ब्स हैं। 4 लिम्ब्स है ना। एक लिम्ब के अंदर 30 बोन्स होती है, तो 4 है, 30 इंटू 4 120 बोन्स हो गई पूरी, याद? यस मैम। 120। तो अब जरा ना इनमें कंपैरिजन कर लो, आपके हैंड्स में और आपके लेग्स में कौन कौन सी बोन्स होती है। हैंड के अंदर आपकी सबसे पहले ह्यूमेरस, ठीक है, फिर रेडियस, अल्ना, फेलेंजेस। लेग्स में आ जाओ। लेग्स के अंदर आपकी फीमर, फीमर, पैटेला, टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। फेलेंजेस। ठीक है। अब मेरे को याद है आप लोगों से ना एक बार मैंने क्वेश्चंस करा रही थी, तो बच्चों ने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें किया था? कार्पल और टार्सल के काउंट में आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए थे, है ना? याद होगा। तो अब वो कंफ्यूजन दूर करना है आपको। देखो हमारे पास ह्यूमरस कितनी है? एक ह्यूमरस है। रेडियस भी एक है, अल्ना भी एक है, फीमर भी एक है, पटेला भी एक है, टीबिया भी एक है, फाइब्यूला भी एक है, सब एक एक है। अब आ जाता है कार्पल। कार्पल हमारे पास टोटल 8 होते हैं, मेटाकार्पल हमारे पास 5 होते हैं, और फेलेंजेस हमारे पास 14 होते हैं। तो ऐसे करके मेरी हो गई टोटल 30 बोन्स। ठीक है। अब यहाँ पे होने देखो, कार्पल और टार्सल सेम है ऑलमोस्ट। ये जो हमारे यहाँ पे जो हैंड्स में पाए जाते हैं ना, ये सब के सब क्या है? कार्पल है। और फिर उसके ऊपर आ गई मेटाकार्पल, और यहाँ पे ये आपकी डिजिट्स, कितनी डिजिट्स है? 14। थंब में सिर्फ 2 होती है, बाकी सारी फिंगर्स में 3 होती है। तो यहाँ लेग्स में भी आपके कार्पल, मतलब कार्पल इज इक्वल्स टू टार्सल 8 होने चाहिए थे, लेकिन अब हमको 30 काउंट सेम करना है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन आ गई, पटेला, नी कैप एक्स्ट्रा आ गई ना ये। तो अब हमको कहीं ना कहीं तो इसको फिर कम करना पड़ेगा ना, तो हमने इसको कहाँ रिड्यूस कर दिया? यहाँ रिड्यूस कर दिया। अब नहीं होंगे ना कंफ्यूज कि टार्सल कार्पल है, क्योंकि एक पटेला एक्स्ट्रा आ गई आपके लेग्स में,
तो कहीं ना कहीं से तो हमको एक बोन कम करता, फीमर को थोड़ी ना हटा सकते थे हम कि फीमर को हटा दिया हमने, नहीं हटा सकते थे हम। मेटाकार्पल को, मेटाटार्सल को भी नहीं हटा सकते थे, फिर हम फिंगर्स कहाँ से 5 बनाते, पैलेंजेस को कम नहीं कर सकते थे, फिंगर्स के अंदर डिजिट्स कम हो जाता, तो कहाँ कर बचती पॉसिबिलिटी, कहाँ थी, टार्सल के अंदर पॉसिबिलिटी बचती थी, इसलिए हमने उसी को एक काउंट कम कर दिया। ठीक है मैम टार्सल के अंदर 7 होती है ना, मतलब बोन, या फिर? हाँ 7 होती है, ओके मैम। क्योंकि होनी 8 चाहिए थी, एक हटा दी, एक पटेला बन गई। ओके मैम। क्या यस मैम। अब आती है, ये तो हैंड और लेग्स का हो गया कहानी। अब मैम हैंड और मेटाटार्सल लेग्स, और टॉलोजेंस में सेम होगी हैंड की तरह? हाँ सेम बिल्कुल, ये भी 5 और ये भी 14, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस टार्सल और कार्पल में, ओके मैम। है ना। 30-30 हो गया प्रॉपर हमारा, मतलब 120 हो गई। अब 120 के अलावा बचती कितनी है, 6 बचती है ना। यस मैम। अब उन 6 को कैसे याद करेंगे, अब हमको याद करना है हैंड आपकी एक्सियल से अटैच किसके थ्रू होंगे, आपके शोल्डर बोन के थ्रू, यस मैम। और लेग्स अटैच होंगे हिप बोन के थ्रू। तो शोल्डर वाले को हम बोलते हैं कौन सा गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल। और हिप वाले को हम बोलते हैं पेल्विक, पेल्विक। पेल्विक गिर्डल। अब इसमें तो कंफ्यूज नहीं होते कौन सा शोल्डर है, पेल्विक को याद रखना, पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन से याद रखना इसको आप, तो याद रहेगा ये हिप बोन है। यस मैम। आर्म्स और लेग्स में भी ट्रिक बोले थे, हाँ बेटा ट्रिक मैंने बताई थी, लेकिन अगर ये डायरेक्टली भी याद रह जाता है, तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद रहना, ट्रिक से कर लेना। पेक्टोरल में आओ, अब याद रखना है सिंपल, आपके पास शोल्डर 2 ही होंगे ना, ये आपका हेड है, ठीक है, इधर ये आपकी बॉडी, ये आपका हैंड, ये आपका हैंड, तो एक ऐसे बोन है यहाँ पे और एक आपकी बैक साइड में ऐसे, तो कैसे है ना, देखो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक ऐसे ट्राइंगुलर बोन होती है, ऐसे ट्राइंगुलर बोन है, ठीक है, और एक आपकी यहाँ पे ऐसे ये आपकी कॉलर बोन, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये ह्यूमरस है ना, सबसे ऊपर वाली बोन, ह्यूमरस अटैच होगी, तो जिस जिस जगह से आपकी ह्यूमरस अटैच निकल रही है ना, ह्यूमरस अटैच है, वहां पे कैविटी बन जाती है, कैविटी मतलब एक गड्ढा सा, और उस गड्ढे से ही अटैच है आपकी बोन, जैसे ये यहाँ पे ये मेरा ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस यहाँ पे अटैच है, तो ये जो कैविटी है ना, दिस कैविटी इज नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। और एक प्रोसेस है, यहाँ पे 2 टर्म्स याद रखना, ग्लिनॉइड कैविटी और एक प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे आपका क्या अटैच है, आपका पीछे की साइड तो आपकी ये ट्राइंगुलर शेप, ये ट्राइंगुलर शेप इज नोन एज स्कैपुला, और ये आपकी कॉलर बोन इज नोन एज क्लैविकल। यहाँ पे प्रोसेस का नाम है एक्रोमियन, ये एक्रोमियन वो पार्ट है जिससे आपका क्लैविकल आर्टिकुलेट हो रहा है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है धंसा होना। मैम प्रोसेस मतलब कोई भी आउट, मतलब जहां से चीज निकल रही है वो प्रोसेस, वो अरे प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्रिया, प्रक्रिया वाला नहीं है, मतलब जहां से निकलनी शुरू हो रहा है वो जगह, एक्रोमियन प्रोसेस, जहां से आगे की साइड क्लैविकल है, पीछे एक ट्रायंगल। अब आपकी जो स्कैपुल होता है बैक साइड में तो होती है ना, फ्रंट में थोड़े ना, आपके बैक में आपकी स्कैपुला, याद है। अब क्वेश्चन आता है कि आपकी जो स्कैपुला है ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये आपकी 2nd और 7th रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, 2nd रिब और 7th रिब के बीच में प्रेजेंट है आपकी। जो लोग ज्यादा मस्कुलर बॉडी वगैरह रखते हैं ना, तो उनके अंदर होता है, वो जिम वगैरह में जाता है, उनके अंदर स्कैपुला दिखती है, क्या स्कैपुला, स्कैपुला की शेप। फिर आ जाओ पेल्विक गिर्डल पे। अब पेल्विक गिर्डल के अंदर, अब अच्छा ये बताओ कितनी बोन्स हो गई यहाँ पे, एक क्लैविकल और एक स्कैपुला, एक साइड की और दूसरी साइड भी, तो टोटल पेल्विक पेक्टोरल में 4 बोन्स आ गई ना, यस मैम। 2 एक साइड और 2 एक साइड। अब बची कितनी, सिर्फ 2 बोन्स बची हमारी, तो पेल्विक के अंदर आपकी टोटल 2 कॉक्सल बोन होते, एक इधर कॉक्सल बोन एक इधर, तो ये आपकी एक कॉक्सल बोन और एक ये इधर कॉक्सल बोन।
अभी कॉक्सल बोन जो होती है ना, अब ऐसे भी बोल सकते हो कि पेल्विक गिर्डल का जो हाफ पार्ट होता है उसको हम कॉक्सल बोन बोलते हैं। तो पेल्विक गिर्डल इज मेड अप ऑफ 1 पेयर ऑफ कॉक्सल बोन, ये लिख सकते हैं। यस मैम। पेल्विक गिर्डल इज मेड अप ऑफ 1 पेयर ऑफ कॉक्सल बोन, ये आपका हुआ। अब एक कॉक्सल बोन 3 बोन्स के फ्यूज होने से बनी है। 3 बोन्स के, कौन कौन सी? इलियम, इलियम, इस्कियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, प्यूबिस। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक कैविटी थी जहां से आपका ह्यूमरस निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। अब यहाँ पे भी एक कैविटी होगी जहां से आपकी फीमर ओरिजिनेट हो रही होगी। यस उस कैविटी को बोलते हैं एसिटाब्यूलम। कैविटी। ये याद रखना है आपको, जहां से आपकी थाई बोन, फर्स्ट बोन, फीमर, लॉन्गेस्ट बोन वो आर्टिकुलेट होती है, दैट कैविटी इज नोन एज एसिटाबुलम कैविटी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो फिर आ रहा हूँ छट्टी पे। अच्छा, जॉइंट्स भी अगर आप देखना चाहो यहीं पे देख सकते हो। तो अगर मैं आपको जॉइंट की बात करूं तो आपका जो शोल्डर है, आपका जो हैंड है, आप उसको पूरा रोटेट करा सकते हो, नहीं करा सकते हो? यस मैम। तो आपकी शोल्डर और आपके ह्यूमरस का हेड है, उसमें कौन सा जॉइंट होना चाहिए? बिकॉज वो पूरा रोटेट कर सकता है। बॉल एंड सॉकेट। 360 डिग्री। मोवियल जॉइंट होगा जिसका नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। वेरी गुड। तो आपका यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हो गया आपका। तो अब आपका ह्यूमरस आपके शोल्डर से कनेक्ट हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू। अब ये जैसे सपोज ये आपकी ह्यूमरस है, ठीक है, और ह्यूमरस से ऐसे आपकी रेडियस और ये अल्ना। अच्छा, रेडियस और अल्ना की पोजीशन पता है कि किधर रेडियस मैम जो होती थंब होती है उसके पास से रेडियस जाती है और हाँ। जो लास्ट वाली फिंगर है उससे अल्ना जाती है। सुनना चाहती है? इधर थंब है मेरा, तो इधर कौन सी बोन होगी मेरी थंब की साइड? रेडियस, और इसके नीचे वाली अल्लाह, अल्ना। अल्लाह। तो अब ये आपका यहाँ पे भी एक जॉइंट पाया जाएगा मैम। जो ह्यूमरस रेडियस अल्ना को कनेक्ट कर रहा होगा आपस में। उस जॉइंट को हम बोलेंगे कौन सा जॉइंट? हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट। क्यों इसको हिंग जॉइंट बोला? क्योंकि ये एक तरीके से पकड़ के रखा हुआ है, तो आपका हैंड ऐसे मूव कर सकते ना, ऐसे अपने हैंड को ऐसे नहीं करा सकते ना मूव पूरा ऐसे नो मैम। आगे या पीछे, ये ज्वाइन करा सकते, ये मूवमेंट करा सकते हो। पूरा रोटेट नहीं करा सकते इस वाले पॉइंट से पकड़ के, आप अपने एल्बो से पकड़ के। हिंग और जॉइंट अब वाले ये तो नी जॉइंट भी मूवेबल, होता है ना। हाँ नी जॉइंट भी होता है। इंटेलेक्ट। जॉइंट आपका ह्यूमरस रेडियस अल्ना इनके बीच में पाया जाता है, और एज वेल एज आपके मतलब इसको शोल्डर नहीं, शोल्डर नहीं, एल्बो और नी, एल्बो और नी दोनों में पाया जाता है। ठीक है। यस मैम। अब जो ये रेडियस और अल्ना है, इन दोनों के बीच में भी तो कोई जॉइंट होगा ना। ये थोड़े ना कि आपकी एक बोन ये इधर जा रही है, एक बोन इधर जा रही है, अटैच रहती है ना आपस में। इनके बीच में कौन सा जॉइंट है? रेडियस अल्ना के बीच में, रेडियस अल्ना इनके बीच में होता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट। देखो ऐसे मूव करा लेते हो ना मूव हैंड को ऐसे। हम जैसे जो मेरी एनसीईआरटी है उसमें हर जॉइंट के मतलब एक एक ही दिए हुए हैं, जैसे पाइवट जॉइंट का सिर्फ एटलस और एक्सिस दिया हुआ है, तो हमें ये सारे भी लर्न करने की कहाँ और कहाँ हो सकते हैं। याद सिर्फ एनसीईआरटी के करना है, लेकिन सिर्फ बता रही हूँ, क्या पता आ जाए। यस मैम। थोड़ा मतलब जितनी बोन्स हमने पढ़ी है ना, तो उसका बेसिक्स हमको याद रखनी है। मैम जो कोक्सियल वाला तो मतलब पाइवट जॉइंट कैसे, ये तो मूव ही नहीं करती ना हमारी हड्डी, तो ऐसे हैंड को ऐसे पकड़ो और ऐसे मूव कराओ, देखो कर रहा है ना, इधर भी Yes, पूरा इधर भी, हाँ। तो पाइवट जॉइंट भी होता है। ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। इसके बाद आपका, चलो जॉइंट से पहले ना इंचार्ट दिखा देती हूँ।
अब एनसीईआरटी में ये ऊपर तो सारा इन्होंने वही लिखा हुआ है कि कितना कितना है, रिस्ट बोन, पाल्म बोन, ये सब आपका, ठीक है। और आपका नी कैप है आपका पटेला, पटेला हम इसको बोलते हैं, कीनी वेंट्रली प्रेजेंट होता है, कप शेप बोन होता है। फिर आपका पेक्टोरल एंड पेल्विक, पेक्टोरल आपका शोल्डर, ये क्या करता है आपकी अपर और लोअर लिम्ब से वहीं से ओरिजिनेट होता है, आर्टिकुलेट होता है वहीं से। इनके अंदर दो दो हाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ईच हाल्व ऑफ द पेक्टोरल गडल, एक पेक्टोरल गडल के अंदर एक क्लैविकल और एक स्कैपुला है। स्कैपुला एक ट्राइंगुलर शेप बोन है ऐसे, जो कि पीछे की साइड प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है। किस किस के बीच में? सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में, ठीक है। फिर आपकी एक एस शेप बोन है, उसको बोलते हैं क्लैविकल। फिर डॉर्सल फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के अंदर डॉर्सली प्रेजेंट है, फ्लैट है, ट्राइंगुलर है। इसी के अंदर एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है, मतलब ऐसे बाहर की साइड निकला हुआ एक पार्ट होता है, कॉल्ड द स्पाइन, विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, एंड दिस इज नोन एज एक्रोमियन। इसी एक्रोमियन से क्या आर्टिकुलेट होता है आपका? क्लेविकल आर्टिकुलेट होता है। और इसी एक्रोमियन के नीचे की साइड एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट कैविटी इज नोन एज ग्लिनोइड कैविटी। उस ग्लिनोइड कैविटी से क्या आर्टिकुलेट है आपका? ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट है, तो क्या आपका शोल्डर जॉइंट हम उसको बोलते हैं। शोल्डर जॉइंट कौन सा है हमारा? शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड पूरा बॉल एंड सॉकेट। रोटेट करता है, बॉल एंड सॉकेट। क्लैविकल एक लॉन्ग स्प्लेंडर बोन है जिसके अंदर दो कर्वेचर, ऐसे एक ये कर्व और एक कर्व दूसरा कर्व, एस शेप इसको हम बोलते हैं, स्लेंडर बोन, एस शेप। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, दो कर्वेचर के साथ। फिर आपकी पेल्विक गिडल, पेल्विक गिडल के अंदर दो कॉक्सल बोन है। एक कॉक्सल बोन आपकी तीन बोन्स के फ्यूजन से बने, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और ये तीनों की तीनों बोन जहां पे मतलब फ्यूज्ड है, उस कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम, और उसी कैविटी से आपकी थाई बोन आर्टिकुलेट हो रही है, उसी कैविटी से थाई बोन आर्टिकुलेट हो रही है। एंड टू हाल्व्स ऑफ द पेल्विक गिडल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द, मतलब एक कॉक्सल बोन ये, एक कॉक्सल बोन ये, दोनों की दोनों जहां पे ज्वाइंट होते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसके अंदर फाइब्रस कार्टिलेज होता है। फाइब्रस कार्टिलेज है तो मतलब इमूवेबल है वो। डन? यस मैम। चलो अब आ जाओ आपके जॉइंट्स के ऊपर। जॉइंट्स क्या करता है? जॉइंट्स में सबसे पहले एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था, जॉइंट जो है ये आपका फेल्क्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। फेल्क्रम क्या होता है? फेल्क्रम यहाँ पे दो सीसो, मतलब बीच में दो चीज को बैलेंस करता है। फेल्क्रम का मतलब होता है बैलेंसिंग का जो काम करता है। सीसो वाला गेम देखा है? ऐसे यस यस मैम। मैम। है ना, ये है, ठीक है। मैंने इधर वेट रख दिया तो ये पार्ट नीचे चला जाएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। यस मैम। यस मैम। इधर वेट रख दिया तो ये नीचे ऊपर, मतलब वो वाला एग्जाम है। तो इसी को बोलते हैं कि जो जॉइंट है ना आपका फेल्क्रम का काम करता है, कि आपके एक पार्ट पे, बोन के एक पार्ट पे अगर वेट रखा जाएगा तो वो नीचे की साइड मूव हो जाएगा। तो उस मूवमेंट को कौन कराएंगे? आपके जॉइंट्स ही तो कराएंगे ना। यस अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो फिर वो मूव कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा मूव। तो इसलिए बोलता है कि जॉइंट्स फेल्क्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू द जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एंड बोन्स, बिटवीन बोन्स, कार्टिलेज, इन सब के बीच में फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स के थ्रू जो फोर्स होता है वो आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट कराता है। एंड जॉइंट्स एक्ट एज अ फुलक्रम। द मूवेबिलिटी एट द, क्या बेटा? मैम इसका मतलब क्या होता है फुलक्रम? फुलक्रम अभी होता है ना सीसॉ वाला गेम, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ऐसा बताया ना। इधर वेट रखा तो ये पार्ट नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यस मैम। किसकी वजह से है? इस जॉइंट की वजह से है ना। और अगर मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे पूरा ऐसे मूव कर दिया, मतलब नीचे ऐसे फिक्स्ड पार्ट रख दिया, तो इधर में कितना भी वेट रख लूं, क्या ये पार्ट नीचे ऊपर जा पाएगा? नो मैम। नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि मैंने नीचे एक ऐसा जॉइंट बना दिया जो मूव ही नहीं करने देगा आपके बोन्स को। ठीक है,
इसलिए इसको Yes, फलक्रम। द मूवेबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स पे, इसीलिए हमारे जॉइंट्स अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइब्रस जॉइंट जो किसी भी तरीके का मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, और हमारी बॉडी के अंदर वो पार्ट जो कभी मूव नहीं करता, ऑब्वियसली कौन सी, आपकी स्कल बोन। आपकी फेशियल बोन्स भी ज्यादा मूव नहीं करती है ना, no ma'am. है ना। तो नो मैम। सबसे पहला एग्जांपल याद रखना है फाइब्रस का, आपका क्रेनियल बोन्स के बीच में। किसकी वजह से होता है? क्योंकि इनके बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। सचर्स का मतलब होता है जहां पे दो बोन्स आपस में जुड़ रही है, इनके बीच में लाइन, दिस इज सचर। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है ये सेमी मूवेबल होता है, मतलब 50% मूवमेंट कराता है, 50% मूवमेंट नहीं कराता। कार्टिलेजिनस जॉइंट सबसे पहले मैंने आपको बताया था कहाँ पे, आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। Yes ma'am. अभी जो मैंने आपको प्यूबिक सिम्पाइसिस बताया, प्यूबिक सिम्पाइसिस भी सेमी मूवेबल होता है। प्यूबिक हाँ, no. सिम्पाइसिस भी सेमी मूवेबल। बट और मैम यहाँ पे तो फाइब्रस लिखा था ना। Fibrous cartilaginous लिखा था। फाइब्रस में था, लेकिन वो तो आता आई गेस कार्टिलेजिनस में। Fibrous फाइब्रस कार्टिलेज था ना। हाँ तो फिर ये फाइब्रस के अंदर ही आएगा। वो तो मूवमेंट नहीं करवाएगा फिर। बट आई थिंक प्यूबिक सिम्पाइसिस का मूवमेंट चेक करना इसमें पड़ेगा। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ना, तो कार्टिलेज जॉइंट में ही आएगा ना। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। एग्जैक्टली, जॉइंट नहीं है फाइब्रस, फाइब्रस कार्टिलेज उसके अंदर प्रेजेंट है। कार्टिलेज, अब कार्टिलेज आ गया तो सेमी मूवेबल है ना, कार्टिलेज जॉइंट है उसमें। कार्टिलेज जॉइंट है इसका मतलब। फाइब्रस है लेकिन जॉइंट कौन सा है? कार्टिलेज। कार्टिलेज। अब कार्टिलेज किस किस के बीच में हुआ? आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस और आपकी रिब्स और स्टर्नम के बीच में हाइलिन कार्टिलेज, याद होगा। Yes यस ma'am. मैम। तो अब ये मत बोलना, बिकॉज अभी जैसे आपने बोला ना कि मैम एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के बीच बीच में भी तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस में कर दिया उन्होंने मेंशन, ऐसे ही हाइलिन कार्टिलेज किया हुआ है रिब्स और स्टर्नम में। तो पूछ सकते हैं रिब्स और स्टर्नम के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, क्योंकि वहां पे उन्होंने मेंशन किया है हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो हाइलिन कार्टिलेज है तो जॉइंट कौन सा होगा? कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। पूछ सकता है ना क्वेश्चन, Yes आउट ऑफ ma'am. एनसीईआरटी नहीं है ये। फिर इसके बाद आपका साइनोविल, साइनोविल जो होता है आपका मूवमेंट कराता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में साइनोविल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मूवमेंट कराता है। तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पूरा 360 डिग्री मूवमेंट कराएगा। तो 360 डिग्री मूवमेंट कौन करता है? आपका, आपकी शोल्डर एंड हिप जॉइंट दोनों के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट का मतलब होता है अप या डाउन, अप या डाउन, कुछ इस टाइप का मूवमेंट कराएगा। तो आपकी नी जॉइंट के अंदर Elbow आपका joint. नी और एल्बो दोनों में हिंग जॉइंट है। फिर आपका एटलस और एक्सिस के बीच में याद कराया था पाइवोट जॉइंट, एटलस एक्सिस के अंदर। और इसके अलावा आपकी रेडियस और अल्ना के बीच में भी पाइवोट जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे आएगा? ग्लाइडिंग आपकी 8 कार्पल्स है, 8 के 8 कार्पल या फिर टार्सल, दोनों में, कार्पल में भी टार्सल में भी ग्लाइडिंग जॉइंट मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है आपकी सेडल जॉइंट। सेडल जॉइंट किसमें है? आपकी कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में आपका सेडल जॉइंट है। क्लियर ma'am. मैम? लोकोमोशन यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। क्या पूछना चाह रहे हो बेटा एग्जैक्टली? अच्छा 4:30 पर स्कूल से आए, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ रिवीजन ही कराया है आपको। फिर आ जाओ डिसऑर्डर्स पे। पहला डिसऑर्डर माइस्थीनिया ग्रेविस, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसकी वजह से क्या होता है? आपका न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है उसके अंदर फटीक आ जाता है, जिसकी वजह वीकनिंग, पैरालिसिस, स्केलेटल मसल हो सकता है। जो मैंने आपको गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट किया था उससे सारे रिवाइज तो हुई हुए हैं आपके। फिर आपका मस्कुलर मैम वो टेस्ट का लिंक आपने कहाँ भेजा था? टेस्ट का लिंक, अनम आप तो 11th क्लास से हो ना आई गेस? यस मैम। अभी मैंने 11th वालों का नहीं लिया है वो टेस्ट। मैम तो मैम वो टेस्ट के आंसर नहीं दोगे? उसके तो सारे आंसर बुक में ही मिल गए मैम। बुक में है बेटा, एनसीईआरटी से जितना पढ़ते जाओगे आंसर खुद निकलते जाएंगे आपके। ये साक्षी बताओ। मैम जो ये माइस्थीनिया ग्रेविस है
मैम इसकी जो सिम्टम्स है जैसे फटीग और वीकनेस, मैम एडिसन डिसीज में भी तो यही होता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मतलब। एडिसन्स डिसीज में किसकी वजह से होती है? आपका कॉर्टिसोल की कमी की वजह से होती है। अंडर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से। अंडर सिक्रेशन और कॉर्टिसोल जनरली कैसे फंक्शन करता है आपकी बॉडी के अंदर? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो वहां पे वो मेटाबॉलिज्म की वजह से आपकी बॉडी के अंदर थकान आती है, आपकी बॉडी में वीकनेस आती है। लेकिन यहाँ पे जो वीकनेस है वो आपके स्केलेटल सिस्टम में वीकनेस है। ओके मैम। यहाँ पे मसल्स के अंदर फटीग होगा, वहां पे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, वो वाले कॉन्सेप्ट है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो बताया था ना, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन, जिसने लेक्चर लिया होगा मसल्स वाला ज्वाइन कराता है, तो अगर वो नहीं आता है तो उसकी वजह से आपका मसल स्केलेटल के अंदर डिजनरेशन होने लग जाता है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। टेटनी का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में क्या हो गया? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर गई बॉडी, रिलैक्स नहीं कर पा रही है। किस वजह से? क्योंकि कैल्शियम आयन की कमी हो गई है, उस वजह से। आर्थराइटिस, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कंडीशन होती है, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड हाँ आर्थराइटिस। मैम। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। कब आता है ये? जनरली फीमेल्स के अंदर होता है। कब? मेनार्क या मेनोपॉज के बाद? मेनोपॉज पे। मेनोपॉज के बाद आता है, ठीक है। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर बोन मास कम होने लग जाता है एंड एस्ट्रोजन की इसके अंदर कमी होती है, उस वजह से आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट सेल के बारे में जब मैंने आपको स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पे बताया था, 11th वाले बच्चे को भी पता होगा। गॉट आपकी जॉइंट्स में अगर इन्फ्लामेशन आए, देखो आर्थराइटिस गॉट दोनों में इन्फ्लामेशन है, लेकिन गॉट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर वहां पे बनने लग जाए, वो आपका गोट के अंदर आता है। क्लियर है? यस मैम। चलो, तो अब इसको फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा मस्कुलर सिस्टम में। सबसे पहले हमने देखा आपका एक्सियल स्केलेटन, फिर आपका अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन्स, अपेंडिकुलर में 126 बोन। 126 याद रखने का सिंपल तरीका, 30 आपके हो गई तो 120 हो गया। और एक स्कैपुला, एक क्लैविकल, एक शोल्डर में, तो दोनों में स्कैपुला क्लैविकल टोटल 4। और कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी, प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। फिर हिप बोन पे आएंगे तो हिप बोन में 2 कॉक्सल बोन होती है। एक कॉक्सल बोन 3 बोन्स के फ्यूजन से मिलते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबस। वहां पे कैविटी है एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। और 2 कॉक्सल बोन किस पॉइंट पे आके मिलता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस पे मिलता है, जहां पे फाइब्रस कार्टिलेज मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, सेमी मूवेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी जो फीमर है वो आपकी हिप बोन से कनेक्टेड है, किसके थ्रू? कौन से जॉइंट के थ्रू? क्या मैम? मैम हिंज जॉइंट के थ्रू। फीमर और हिप बोन के बीच में कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे ही आपका शोल्डर और आपका ह्यूमरस का हेड आपस में जॉइंट है, किसके थ्रू? ठीक है। फिर आपका ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में जो जॉइंट है उसको जॉइंट को बोलेंगे हिंग जॉइंट। और रेडियस ह्यूमरस रेडियस अल्ना के बीच में एक जॉइंट है, फाइबर जॉइंट। यस अनम, अनम कुछ बोलना है? अपेंडिकुलर में 120 बोन्स थे और वो 6 बोन कहाँ पे थे फिर? 120 तो आपका देखो दोनों हाथों में 30-30, दोनों लेग्स में 30-30, 120 ही हो गया ना। यस मैम। शोल्डर बोन में 4 बोन्स थी, 2 क्लैविकल, 2 स्कैपुला, और 2 हिप्स में है, 2 कॉक्सल बोन, तो 6 हो गई ना ये। 4 शोल्डर में, 2 हिप बोन में। ओके मैम। ठीक है। फिर आपका एक्सियल में आपकी फेस पे 14 बोन्स, हेड पे 8 बोन्स। फिर आपकी वर्टिब्रल कॉलम 7, 12, 5, 1, 1, 7, 12, 5, 1, 1, ठीक है। और एक आगे स्टर्नम, ठीक है। और फिर उसके साइड में 12 पेयर ऑफ रिब्स, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आगे स्टर्नम से कनेक्ट हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू होती है। स्टर्नम से कनेक्ट हाइलिन कार्टिलेज, तो कार्टिलेज है, कार्टिलेजिनस जॉइंट वहां पे मिलेगा। और सारी वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क कार्टिलेजिनस जॉइंट। एटलस एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट। हो गया आज? यस मैम। चलो, अब इतना हुआ, अब आ जाओ जरा मसल्स वाले पार्ट पे फटाफट से। मसल्स तो कर लिया था हमने ना।
रिवाइज नहीं किया होगा ना, तो मेरे को पता है ना कितना रिवाइज करते हो आप लोग। करा रिवाइज जिस दिन मैंने पढ़ा 2 दिन के बाद। हाँ मैम, नोट्स मांगे थे ना आपसे, आपने नोट्स नहीं भेजे इसके अभी तक, मुझे मैंने याद नोट्स है। नहीं भेजे तो रिवाइज भी नहीं किया है ना। चलो कोई बात नहीं। आपकी जो मसल्स है वो आपकी पूरी बॉडी का कितना % वेट ऑक्यूपाई करती है? 45, 40-50%। 45, 40 से 50 ना, 40 से 50%, ठीक है। और आपकी जो मसल्स है वो 3 टाइप की होती है, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और स्मूथ। विजिबल स्मूथ अलग अलग हो जाएगा हमेशा। मैम एक ही होता है। कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल जो होती है वो कुछ कुछ ऐसे होती है, के बीच में ऐसे डार्क बैंड शॉर्ट बैंड पाया जाता है, और स्मूथ वाली ऐसे होती हैं, और कार्डियक वाली गुड इवनिंग बेटा ऐसे पाया जाता है, ठीक है। चलो, तो अब इनके अंदर तो दिख रहा है आपको डार्क बैंड लाइट बैंड, तो इसका मतलब ये क्या है, इनके अंदर स्ट्राइशन प्रेजेंट है। यहाँ पे स्ट्राइशन नहीं है। यहाँ पे स्ट्राइशन, Present। क्या इनकी दोनों बोन्स के बीच में कोई कनेक्शन मिल रहा है? नो मैम। नहीं मिल रहा, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे ये कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज नोन एज इंटर कैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क इनके अंदर पाया जा रहा है। इनकी लोकेशन क्या होती है स्केलेटल वालों की? बोन से अटैच होते हैं, यस है ना। और स्मूथ मसल्स वाले कहाँ पाए जाते हैं? इंटरनल आपके विसरल ऑर्गन्स या फिर इंटरनल। और कार्डियक वाले आपके हार्ट हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। स्केलेटल वालों की शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल है। स्मूथ वालों की शेप कैसी है? स्पाइंडल और फ्यूजिफॉर्म है। कार्डियक वालों की अगेन सिलेंड्रिकल। वेरी गुड। वॉलेंट्री कौन सी है इनमें से? मैम स्केलेटल मसल वॉलेंट्री। वॉलेंट्री, नो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। के अंदर स्केलेटल वालों के अंदर न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है? इनका न्यूक्लियस पेरीफेरल न्यूक्लियस पाया जाता है। स्मूथ वालों में सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, और कार्डियक वालों में भी पेरीफेरल। क्यों पेरीफेरल है? क्योंकि इनके बीच में स्ट्राइशन है, न्यूक्लियस की जगह ही नहीं बची। और इनका अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना स्केलेटल वालों के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, इसीलिए इनकी कंडीशन को सिनसाइटियम हम बोलते हैं। यस मैम। कार्डियक भी मल्टी होती है। स्मूथ के अंदर भी सिंगल होते हैं, और कार्डियक वाले भी सिंगल होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिर्फ स्केलेटल मसल्स होती है। यस सुहानी, कोई डाउट है बेटा? मैम जो हमारी स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें सार्कोमियर मतलब लाइट बैंड डार्क बैंड होते हैं? नहीं होते, स्मूथ में नहीं होते, स्केलेटल और कार्डियक में होता है। क्योंकि आपकी कोई भी आप खुद देखो ना, जो विजरल ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करते। यस अगर मैम। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहे तो फिर उनके अंदर क्या जरूरत है हमको स्ट्राइशन देने की? नहीं दें, ठीक है। यस मैम। ब्रांचिंग किस में पाई जा रही है? सिर्फ और सिर्फ कार्डियक वालों में। कार्डियक मसल। डिफरेंस क्लियर सबको? यस मैम। मसल्स की 4 प्रॉपर्टी के नाम बताओ। नेम द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एंड Extensibility and elasticity. इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी याद रहेगा। यस मैम। यस मैम। मसल्स का ओरिजिन बताओ कैसा होता है? Mesodermal. मेसोडर्मल ओरिजिन इनका होता है। यहाँ तक सबको याद हुई चीजें या नहीं? यस मैम, हो गई। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया था और कौन से ईयर में दिया था? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कब और कौन से ईयर में दिया गया था? हक्सले साइंटिस्ट ने दिया था। स्लाइडिंग
फिलामेंट 1954 में दिया था 54 में हक्सले ने। हक्सले ने। ठीक है, अब अगर हम अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट की बात करें तो एक लाइन लिखी जाती है, अच्छा मूवमेंट से पहले, ऑल लोकेशंस, सॉरी लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स ना, Yes, ma'am. But all Yes, ma'am. movements are not locations. all और मूवमेंट movements बट are ऑल not locomotion, मूवमेंट नॉट लोकेशन। यस मैम Yes, ma'am. are not locomotion, याद रहेगी ना? Yes, यस ma'am. मैम। चलो फिर अगर याद रहेगी तो हाँ, अब आ जाओ जरा मसल्स पे। की बोन है, बोन्स हम सब पढ़ चुके, अब मैं बहुत रफली लिख रही हूँ बच्चों क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे बाहर वाली ma'am. लेयर पहली Peri- नहीं, Very nice. सबसे बाहर पेरीमाइसियम बोल रहे हो, एपीमाइसियम भाई। Happy ठीक है, Thanksgiving. इसके अंदर इन मसल्स बंडल, इन मसल बंडल की लेयर पेरी, और फिर इन मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स की लेयर, अरे यार क्या लिखा है? Endomysium. Endomysium, ma'am. निशा, मैं गलत बोलूंगी ना तो आप मनीषा साथ बोलूंगी हमेशा मेरा, और कोई साथ नहीं देगा। चलो, तो सबसे पहले बाहर हमारा मसल, ठीक है, मसल के अंदर क्या है आपकी, मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल को ही हम फेसिक्यूला, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर्स आर कवर्ड विद एंडोमाइसियम। देखो, मसल कवर्ड है एपीमाइसियम के थ्रू, और एक मसल बंडल पेरीमाइसियम, और मसल फाइबर कनेक्टेड कवर्ड विद एंडोमाइसियम। ठीक है, मसल फाइबर के अंदर माइक्रो फाइब्रिल्स है ना। अब दीज माइक्रोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट से ये बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट दो टाइप के, थिक और थिन। ठीक है भाई, अब थिक वाला क्या है, थिक वाला हमारा मायोसिन है, थिन वाला हमारा एक्टिन है। मायोसिन वाला ऐसे होता है हेक्सामर की फॉर्म में LMM, और दिस इज योर HMM। यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट और एक ATP एक्टिन वाला जो है वो पहले फाइब्रस है, फिर वो फाइब्रस वाला क्या कर जाएगा, ग्लोब्यूलर बन जाएगा। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, है ना। ये आपका, मैं गलत बोल रही हूँ ना तो आप लोग भी गलत ही बोलोगे। फाइब्रस बनता है क्या, ग्लोबुलर बनता है ना फाइब्रस में, है ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ग्लोबुलर फाइब्रस में, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आ जाता है फाइब्रस के ऊपर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन हैज 3 साइड्स, TPC, TPT और TPI। इस TPC कैल्शियम आगे बाइंड करेगा, जैसे कैल्शियम बाइंड करेगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, है या नहीं है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स का ये दोनों काम करते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम लोगों को याद ही हो रही है, आपका मसल्स जो है उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन वोट्रैक्शन कर करके दिखाता है। चलो अब मेरे को बताओ, सबसे पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हम लोग जब करते हैं बेंड होता है। अब सेंटर वाली मिड लाइन M लाइन, ठीक है, साइड में 2 Z लाइन, आपकी वॉइस ज्यादा ही नहीं आ रफ रही। वॉइस नहीं आ रही है मेरी, एक आपकी सेकेंड वॉइस ना, नहीं आ रही नहीं है। वॉइस
मैम किसी को नहीं आ आवाज रही नहीं आ आपकी रही? वॉइस। नो मैम अब आ नहीं रही आ है। रही। हमारी है। अब बताओ, अब आ रही है क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब आ रही है। इंटरनेट भी चाहता है हम अपना चैप्टर फिनिश ना करें। चलो नहीं, हम तो चैप्टर आज फिनिश करके छोड़ेंगे। ये आपकी साइड वाली दो जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर, ठीक है। ये आपका जहां पे सिर्फ आई है इसको आई आई बैंड बोलते हैं, और जहां पे ये ओवरलैपिंग हो रहा है ये ओवरलैपिंग ओजोन वाला बैंड, ओजोन। ठीक है। जहां पे सिर्फ थिक थिक है वो इज ए ए बैंड। बैंड। ए बैंड सिर्फ मैम। यही बैंड है ना, ए इसके बैंड अलावा तो में तो हमारा आई भी आता है। ये एच बैंड के अंदर लाइन कौन कौन मैम जो खाली जगह होती मैम है ए में हाँ सिर्फ म्योसिन नहीं आता ना। एग्जैक्टली जो बीच वाला जो रीजन होता है जहां पे सिर्फ ए आता है उसको एच बैंड बोलते हैं ना, यस मैम एच एच बैंड जोन। जोन। जोन ए एच जोन। जोन। बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। और ए बैंड किसके, ए बैंड के अंदर क्या क्या आता है? दोनों आई बैंड ए बैंड बैंड आते भी हैं, आता थिक है, वाले भी जोन और और आई थिन बैंड भी वाले आता भी। है। एच और ये ओ, है ना। ए बैंड दो इज ओ इक्वल्स टू एक एच। प्लस एच, एच। ये ओ। सब आता है, ठीक है। अब हमारा ये ऐसे इसका ऐसे हेड निकला हुआ है बाहर, ये हेड किससे जुड़ेगा आके ऊपर? एक्टिन से जुड़ेगा। एक्टिन। कब एक्टिन। जुड़ेगा? जब आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से कैल्शियम निकालेगा, और वो कैल्शियम कब निकालता है? जब आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सोडियम कोई जब न्यूरॉन अंदर आता आती है है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। हाँ सोडियम अंदर आता है तो वो करता है। तो अब हमको याद रखना है कि एग्जैक्टली होता क्या है इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो आपका आई बैंड है वो डिक्रीज हो जाता है पूरा, यस मैम ए बैंड जो है वो कांस्टेंट रहता है, यस मैम ए कांस्टेंट रहता है ना। और ओ बैंड के साथ क्या होता है? ओ ओवरलैपिंग वाला इंक्रीज हो जाता है, एच वाला जी मैम। डिक्रीज हो जाता है, दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस वो भी डिक्रीज हो जाती है, यस और मैम। एम लाइन के साथ क्या होता है? एम लाइन खत्म हो जाती दीज आर पेयर। एपियर हो जाती है एम लाइन, ये होता है। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं जब आपका कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन में मूव कौन करता है? सिर्फ एक्टिन मूव करता है, नहीं करता है? है। मायोसिन नहीं मूव प्रोटीन। करता, सिर्फ एक्टिन क्या है, इसको इधर से पकड़ के इधर ले आएंगे हम, यहाँ पे ले आएंगे, ये पूरा गैप फिल करा देंगे, यहाँ से सब गैप हट जाएगा, है ना। यस मैम और इसी के बीच में क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, वो सब हमको पता ही है। क्रॉस ब्रिज क्या होता है? दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, रेड फाइबर और वाइट फाइबर व्हाइट फाइबर। क्या डिफरेंस है रेड और व्हाइट फाइबर में? रेड फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा हाई मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन होता है, व्हाइट में लो मायोग्लोबिन लो होता है। मायोग्लोबिन। इसके अंदर हाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर लो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। रेड फाइबर आपका जनरली इनको एरोबिक मसल्स बोलते एरोबिक। हैं, इनको एनएरोबिक बोलते हैं। अब ये एरोबिक हैं तो फटीग नहीं दिखाएंगे इजीली, ये फटीग इजीली दिखा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे, आपकी जितनी भी बैक मसल्स हैं वो किस में आएंगी? रेड में आएंगी। और आपकी इसके अंदर व्हाइट के अंदर आएगी आपकी आईज मसल्स, बहुत जल्दी स्ट्रेन हो जाते हैं ना आईज मसल्स में, यस मैम ये इसके अंदर आएंगे। ये सुहानी मैम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम क्यों होता है रेड फाइबर्स में? रेड फाइबर्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट वहां पे ज्यादा है, तो इसलिए सार्कोप्लाज्मिक का उसको इसका स्पेस को ऐसे बोला जाता है ना कि हमारे जैसे आरबीसी के अंदर से हमने न्यूक्लियस हटाया, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाना है। मसल्स के पास भी हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं एज कम्पेयर टू द व्हाइट वन। मैम फिर कैल्शियम बाइंड कैसे करेगा रेड कम फाइबर्स है, में? तो देखो कम है, बिल्कुल नहीं है कि जीरो है, बिल्कुल व्हाइट की कंपैरिजन में कम है। व्हाइट मसल्स फाइबर्स के अंदर ज्यादा होता है, ओके मैम। ठीक है। इसीलिए व्हाइट में देखो आपका एसआर ज्यादा है तो फटीग भी बहुत जल्दी हो रहा है, थक भी बहुत जल्दी जा रहा है एसआर में। मैम बोलो बोलो। मैम जो एक्टिन और मायोसिन होता है वो सारे जितने भी हमारे स्मूथ विजरल, स्मूथ और कार्डियक, और जो तीसरा होता है हमारा
विजरल, स्मूथ विजरल, स्केलेटल प्रेजेंट होते हैं सिर्फ स्केलेटल और कार्डियक में प्रेजेंट होता है। एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, जितनी भी मसल्स हैं सबके अंदर आपका एक्टिन मायोसिन मिलेंगे। स्मूथ में नहीं लिखा है। स्मूथ में नहीं मिलते। मैम स्मूथ में भी होता है, एक क्वेश्चन था तो गूगल भी यही बता रहा था कि स्मूथ में भी एक्टिन मायोसिन होता है। लेकिन स्मूथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है ना, उनके अंदर पैरेलली अरेंज नहीं होगा अगर उनके अंदर होंगे तो, क्योंकि उनके अंदर स्ट्राइशन ही नहीं है स्मूथ्स में। आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा विजरल ऑर्गन नहीं है, इंटरनल ऑर्गन, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट चीज सुनो। तो ये मैंने आप लोगों को एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं हम लोग, किधर गए हमारी एनसीईआरटी। ये मैंने आपको स्केलेटल मसल, विजरल मसल्स, इनके बीच में डिफरेंस करा दिया है। ये डायग्राम आपको याद रखना है। बंडल्स, मसल फाइबर, सार्कोलेमा, ब्लड कैपिलरीज, इनके अंदर मायोफाइब्रिल, मायोसिन, लाइट बैंड। एक बार इसकी अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेना। वैसे सब हो कवर करा दिया ऑलमोस्ट मैंने आपका, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखो इन्होंने एच जोन को लिखा, तो एच जोन के अंदर क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ थिक वाला पार्ट आता है, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, जो कि थिन के थ्रू ओवरलैप नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, और बाकी जो आगे कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट है ना, ये वाला स्ट्रक्चर वाला तो आप कर ही लोगे, यहां से जरूर रीड कर लेना अगर इससे पहले वाला आप नहीं रीड कर रहे हो। ये रीड करना बहुत जरूरी है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म। ये डायग्राम भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लोगे ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से होता है आपका, जब सिग्नल आता है कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है, न्यूरॉन। जंक्शन क्या होता है आपका, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं आपका। इस जंक्शन से आते ही एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन, जो कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है आपके सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा क्या है, मेम्ब्रेन है ना, और फिर दिस स्प्रेड थ्रू द मसल्स फाइबर्स एंड कोज, वहीं से कैल्शियम आयन बाहर निकलने शुरू हो जाता है। और कैल्शियम आयन किससे बाइंड कर देता है, ट्रोपोनिन की सब यूनिट से बाइंड कर देता है। जैसे ही सब यूनिट से बाइंड किया, उन्होंने जो एक्टिव साइट थी मायोसिन की, वो वहां से अनमास्क हो गई, मतलब उसके ऊपर जो मास्क लगा हुआ था साइट के ऊपर वो हट गया। और वहीं पे देन यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी निकली, उसको यूज करके वो एक क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। मायोसिन किससे ज्वाइन हो गया, आपके एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिन का जो ऊपर जो मास्क था उससे ज्वाइन अप हो गए, और ये एनर्जी कहाँ से मिली, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से। फिर बन गया क्रॉस ब्रिज, एंड ये क्रॉस ब्रिज क्या हेल्प करेगा, आपका जो एक्टिन फिलामेंट है उसको ए बेंड की साइड खींचेगा, जिसकी वजह से आई पूरा गायब हो जाएगा आपका, एंड जेड लाइन अंदर की साइड मूव करेंगे। हाँ जी मैम, इसमें सोडियम आयन का क्या रोल होता है? बेटा, सोडियम आयन क्या करता है, सोडियम आयन डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यस मैम। तो सोडियम आयन, जैसे ही सोडियम आयन आता है ना, जो मेम्ब्रेन है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और पोलैरिटी चेंज होते ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो हमने न्यूरल वाले चैप्टर में भी पढ़ा। सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तभी सोडियम एंटर होना शुरू है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम कम है। ठीक है, फिर आप देखो नेक्स्ट, एंड जेड लाइन, जो ना जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो पुल्ड अंदर की साइड खींचे जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये हमें क्लियर हुआ कि शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आई बेंड पूरा रिड्यूस हो गया, लेकिन ए बेंड एज इट इज है, उसकी जितनी लेंथ थी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। मायोसिन, उसके अंदर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ ना, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट, रिलीजिंग द एडीपी, एंड फिर वापस से रिलैक्स स्टेट में, जैसे वो निकल के जाएगा क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, एक नया एटीपी बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक, फिर एटीपी वापस हाइड्रोलाइसिस करेगा। आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। एटीपी वापस हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि क्रॉस ब्रिज कब बनेगा, एटीपी जब एटीपी बनेगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। हाइड्रोलाइज होगा, और एटीपी वापस से वहां से निकल के चला जाएगा जब वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट, तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, फिर एटीपी आएगा वहां पे, फिर क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पे।
क्योंकि कंफ्यूजन आप लोगों को इसी वजह से होता है ज्यादा। ये पूरा का पूरा पढ़ लेना, मैथ्स आपको आधा घंटा लगेगा, इसमें इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मैम एक लाइन है एनसीईआरटी में, उसमें दे रखा है कि हमारा जो आई बैंड है ना वो लाइट बैंड है और आइसोट्रॉपिक नेचर है, और जो ए बैंड है वो डार्क बैंड है और अनआइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक, आई फुल फॉर्म है वो, आइसोट्रॉपिक, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिलामेंट है, सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है। आइसो, एन आइसो मतलब दो अलग अलग टाइप के फिलामेंट, क्योंकि उसके अंदर ओवरलैपिंग वाला भी आ रहा है और थिक वाला भी आ रहा है, दो टाइप के बैंड आ गए ना, इसलिए उसको एन आइसो बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, मैम अटेंडेंस मार्क कर दो सबके सब जल्दी से। यस मैम। मैम केमिकल कंट्रोल वाला चैप्टर कराओगे आप अभी? अभी टाइम नहीं बचा है ना, मेरी नेक्स्ट क्लास है 5:45 से, इसलिए मैंने सोचा कि अब आप लोगों की ना मैं डेली क्लास लगाऊंगी, आपके शेड्यूल में हो या ना हो तो अच्छा डेली अगर मैं आप लोगों की, आज तो 4 बजे लगाया मैंने, कल मैं आप लोगों की 5 बजे क्लास लूंगी। 5 बजे तो ज्वाइन कर पाओगे ना सबके सब? यस मैम। तो कल आपकी 5 बजे होगी। एक सेकेंड ना, मैं और भी बता देती हूँ फिर किस किस टाइम होगी। मैम पूरा ह्यूमन फिजियो करा देना आप, और सब मैं पूरा ह्यूमन फिजियो एक एक चैप्टर से, कितने चैप्टर है टोटल हमारे ह्यूमन फिजियो में? 6 चैप्टर। दिन कितने हैं हमारे पास? 6 दिन, 6 दिन, आज तक चला गया, 5 दिन और है। हाँ मैम हो जाएगा। जाएगा ना मैम देखो। हाँ कल मैं आप लोगों की क्लास, कल भी मैं आप लोगों 5 बजे लूंगी, फिर वेडनेसडे थर्सडे वही 4 बजे, फ्राइडे सैटरडे 5 बजे। तो रेडी रहना सबके सब। एंड कल कौन सा चैप्टर करेंगे? कल केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन करेंगे। ओके मैम।